हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर की मूवमेंट डिस्फेगिया करके हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे ईसोफेगियल ये एचलेसिया या एचलेसिया कार्डिया, ये दूसरी मूवमेंट, और इसके फीचर्स बताए जाएंगे आपको। और क्या बताया जाएगा? तीसरा है गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीजेज, उसके भी फीचर्स बताए जाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे मूवमेंट ऑफ स्टमक, उसके टाइप्स और टाइप्स का एक्सप्लेनेशन। तो जो आज का पॉइंट है मुख्य रूप से वो है मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी का दूसरा पॉइंट, ईसोफेगियल एचलेसिया या एचलेसिया कार्डिया। इसमें होता क्या है कि ये जो एक तरह का ये एक्युमुलेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन एसोफेगस, ईसोफेगस में फूड का एक्युमुलेशन होने लगता है, यानी वहीं पर इकट्ठा होने लगता है। क्यों होने लगता है? तो इसमें एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से ये ईसोफेगस के अंदर फूड का एक्युमुलेशन होने लगता है, स्टोर होने लगता है। रिजल्ट क्या होता है? प्रिवेंटिंग नॉर्मल स्वेलोइंग, यानी नॉर्मली जो स्वेलोइंग की क्रिया, निगलने की क्रिया होती है, वो बाधित होने लगती है। और ये होता क्यों है? तो फेल्योर ऑफ लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर, ईसोफेगिया के लोअर पार्ट में, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, उसमें एक रिफ्लेक्स होता है। कब? ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब आप भोजन निगलने का प्रयास करते हैं, तब उसमें होता क्या है कि एक्युमुलेटेड फूड सब्सटेंसेस काज डायलिटेशन ऑफ ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस के अंदर एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये फूड का जो स्वेलिंग का क्रिया है वो रुक जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है? ईसोफेगिया के अंदर ये फूड मटेरियल का स्टोर होने लगता है और एक्युमुलेशन होने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि जो स्वेलिंग का एक्ट है, निगलने की प्रक्रिया है, वो बाधित हो जाती है। और ये होता क्यों है? कहाँ होता है? तो लोअर ईसोफेगियल जो स्फिंक्टर है, या जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर, यानी जहाँ स्टमक और ईसोफेगिया का ज्वाइनिंग पॉइंट है, वहीं पर ये लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर पाया जाता है। तो ये जो है वो टू रिफ्लेक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग द एक्युमुलेटेड फूड सब्सटेंसेस काज डायलिटेशन ऑफ ईसोफेगस। जैसा कि आपको बता दिया गया कि ईसोफेगस के अंदर एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के वजह से जो लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर है, यानी जो कार्डियक इंड है स्टमक का, वहीं पर होता है स्फिंक्टर, इसलिए इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या वहीं पर होता है ईसोफेगस का लोअर पार्ट। तो जो स्फिंक्टर है उसमें रिफ्लेक्स होने लगता है, और रिजल्ट क्या होता है? ये जो स्वेलोइंग की क्रिया है, यानी वहाँ से आगे भोजन बढ़ने की जो क्रिया है, वो बाधित हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। परिणाम ये होता है कि वो फूड मटेरियल जो है ईसोफेगस के अंदर ही कलेक्ट होने लगता है, और जब ये कलेक्ट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ईसोफेगस में डायलिटेशन हो जाएगा, यानी वो चौड़ा होने लगेगा बीच में भी। अब इसके फीचर्स क्या दिखेंगे? तो डिस्फेगिया, चेस्ट पेन, वेट लॉस और कफ, तो ये चार इसके मुख्य रूप से लक्षण आपको दिखेंगे। क्या होगा कि डिस्फेगिया होगा, यानी डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग, यानी निगलने में काफ़ी कठिनाई होगी। और क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, क्योंकि ये जो डायलेटेड पार्ट ऑफ ईसोफेगस है इसी रीजन में पड़ेगा, तो वहाँ पर ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल्स क्या रिजल्ट होगा कि चेस्ट में पेन की फीलिंग होगी। और क्या होगा? जब भोजन मटेरियल, फूड मटेरियल ये ईसोफेगस से आगे स्टमक में नहीं जाएगा और स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा,
तो उस फूड इंटेक का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? आपके भोजन में जो ये न्यूट्रिएंट्स इंटेक किए गए हैं या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड की जो चीज़ें ली गई हैं, उनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन संभव नहीं होगा और रिजल्ट इसका क्या होगा कि वेट लॉस होगा, यानी शरीर का वजन घटने लगेगा। क्योंकि जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो शरीर की ग्रोथ, डेवलपमेंट ये रुक जाएगा और रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि शरीर का वजन घटने लगा। और क्या होगा? कफ की प्रॉब्लम होगी, मतलब जब रास्ता ब्लॉक होगा तो फिर रिजल्ट क्या होगा? कफिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है और उस व्यक्ति को खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है जो उसे बार बार परेशान करती है। अब हम जो तीसरा बताएंगे वो है गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। तो ये गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज यानी स्टमक और इसोफेगस के बीच में ये जो रिफ्लक्स होगा उससे उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। होता क्या है कि रिगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक कंटेंट थ्रू द इसोफेगस। क्या है ये? रिगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक कंटेंट। ये एसिड कहाँ से आ गया? ये रिगर्जिटेशन क्या है? तो हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे कि रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। कैसा बैक फ्लो? तो एसिडिक कंटेंट थ्रू द इसोफेगस, जैसा कि इसके हेडिंग में ही ये टर्म जोड़ दिया गया, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। वह डिजीज जो स्टमक, गैस्ट्रो का मतलब गैस्टर, स्टमक का सिनोनिम होता है गैस्टर और उसी गैस्टर से शब्द बना गैस्ट्रो। इसोफेगियल का मतलब इसोफेगस आप जानते हैं, रिफ्लक्स का मतलब प्रतिक्रिया, और ये है डिजीज। तो ऐसी डिजीज जो रिफ्लक्स के रूप में स्टमक और इसोफेगस के बीच, दोनों के मध्य ये रिफ्लक्स होता है। अब इसमें होता क्या है कि रिगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक कंटेंट, वे कंटेंट या वे मटेरियल्स या वे सब्सटेंसेस जो एसिड को कंटेन करते हैं, यानी उनका नेचर एसिडिक होता है या फिर उसमें एसिड मिला होता है, तो ये कैसे रिफ्लक्स करता है? तो थ्रू द इसोफेगस द रिगर्जिटेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट flows into pharynx and mouth due to failure of constriction in lower esophageal sphincter। जब ये लोअर स्फिंक्टर में कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी वो क्लोज नहीं होगा, ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा? क्योंकि वहां पर ये जो कलेक्शन ऑफ फूड मटेरियल हो रहा है, तो बताया गया कि यहाँ पर डायलेटेशन डेवलप हो जाएगा और उससे दुष्परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका पक्ष क्या होगा? तो ये होता है रिगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक कंटेंट थ्रू द इसोफेगस। कहाँ से? द रिगर्जिटेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी स्टमक के अंदर जो भोजन, फूड मटेरियल पहुंच चुका है, उसका बैक फ्लो होता है और वो थ्रू द इसोफेगस बाहर की तरफ आता है। तो होता क्या है? द रिगर्जिटेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट फ्लोज इनटू फायरिंग्स, वो फायरिंग्स में आने लगता है या फिर माउथ तक आ जाता है। क्यों आ जाता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर। क्योंकि जो ये लोअर स्फिंक्टर होता है उसका काम होता है कि माउथ से चल करके जो फूड मटेरियल थ्रू द इसोफेगस स्टमक में पहुंचना चाहिए, तो जब वो पास आउट हो जाता है, यानी वो सारा का सारा फूड मटेरियल जब स्टमक में चला जाता है, तो ये जो लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर है वो कंस्ट्रिक्शन में चला जाता है, यानी कहने का मतलब कि वो क्लोज हो जाता है। तो फिर जो स्टमक में फूड मटेरियल चला गया उसका रिफ्लक्स नहीं हो पाता है, यानी वो पुनः रिगर्जिटेशन में नहीं आ पाता है, बैक फ्लो में नहीं आ पाता है। कहने का अर्थ है कि वो चीजें फिर स्टमक से वापस इसोफेगस में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वहां पर जो लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर है वो बंद है। तो होता क्या इसमें है कि जब उसमें कंस्ट्रिक्शन की
ये गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, वो डायलेटेड फॉर्म में होगा, तो रिजल्ट इसका क्या होता है, जो फूड मटेरियल स्टमक में पहुंचा है उसका रिगर्जिटेशन होता है, यानी बैक फ्लो होता है। और जब वो बैक आएगा इसका मतलब वो एसोफेगस में आएगा, फेरिंक्स में आएगा, फिर माउथ में आएगा, फिर बॉडी के बाहर आ जाएगा, ये उल्टे मूवमेंट में चला जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि रिगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक कंटेंट थ्रू द इसोफेगस, इसोफेगस के द्वारा ये जो एसिडिक कंटेंट है कहाँ पर, स्टमक के अंदर, तो इसोफेगस के थ्रू वो कहाँ चला आता है, फेरिंक्स में आ जाता है, माउथ में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि नॉर्मल प्रक्रिया ये है कि इसोफेगस में पहुंचा हुआ फूड मटेरियल वो सीधे आगे बढ़ता है और स्टमक में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। स्टमक में जो ये फूड कंटेंट्स पड़े हुए हैं वो वापस आते हैं इसोफेगस में, फिर फेरिंक्स में, माउथ में, और फिर बॉडी के बाहर भी आ सकते हैं। तो ये होता है गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी regurgitation of food material which reaches in the stomach and then after it undergoes regurgitation, यानी वो बैक फ्लो के मूवमेंट में आता है, तो फिर वो फेरिंक्स में आ जाएगा, माउथ में आ जाएगा। इसमें लक्षण क्या दिखेंगे, तो हार्ट बर्न ड्यू टू रिगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू इसोफेगस। जब इसोफेगस में ये स्टमक का फूड कंटेंट जो है, फूड मटेरियल है, जब वो वापस आएगा तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी, यानी लगेगा कि भोजपुरी में इसको लोग एक शब्द देते हैं हीर जलना। तो हीर क्या जलता है, वो स्टमक का जो एसिड है, स्टमक में एसिड बनता है आपको पता है, और वो एसिड जब ऊपर की तरफ ये इसोफेगस में आ जाता है तो एसिड का जो गुणधर्म है उसी गुणधर्म का निर्वहन यहाँ भी करेगा वो, यानी हार्ट के अंदर, हार्ट तो नहीं लेकिन जो चेस्ट है वहाँ पर एक बर्निंग कंडीशन पैदा करता है, तो उसी को लिखा जाता है, कहा जाता है हार्ट बर्न ड्यू टू रिगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट्स, यानी स्टमक का जो कंटेंट्स है जब वो इसोफेगस में आता है, वापस आता है, रिगर्जिटेशन के कंडीशन में जाता है, यानी बैक फ्लो में आता है, तो चेस्ट के अंदर हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जलन जैसा फीलिंग होने लगती है। और क्या होता है, ईसोफेजाइटिस, यानी इसोफेगस में स्वेलिंग का हो जाना। और लक्षण क्या दिखता है, डिस्फेगिया, यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में काफी कठिनाई या दिक्कतों का सामना करना। और क्या होता है, कफिंग, बार बार खांसी आना। चेंज इन वॉइस, आवाज बदल जाती है। और क्या होता है, इसोफेगियल अल्सर या कार्सिनोमा, इसोफेगस में अल्सर हो सकता है या फिर कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो ये लक्षण दिखते हैं गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज में। जब ये रिगर्जिटेशन की कंडीशन बनती है तो उसमें स्टमक के अंदर जो एसिड है वो फूड मटेरियल के साथ वापस फिर इसोफेगस में आता है, तो रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पर हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम होती है, कफिंग की प्रॉब्लम होती है, वॉइस में भी वेरिएबिलिटी आ जाती है, और वहाँ पर अल्सर भी हो सकता है, कार्सिनोमा भी हो सकता है। अब आ जाइए मूवमेंट ऑफ स्टमक। स्टमक में कौन सी मूवमेंट होती है, कौन सी गति होती है, तो इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे कि एक्टिविटीज ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक increases during gastric digestion during filled or empty, यानी स्टमक भरा है तो भी और खाली है, रिक्त है तो भी स्टमक के अंदर जो स्टमक जो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो वो कब बढ़ जाती हैं, तो कभी कभी गैस्ट्रिक डाइजेशन के समय, ड्यूरिंग फील्ड या इम्पटी इन कंडीशन, यानी कभी कभी डाइजेशन के समय भी हो सकता है और कभी कभी खाली पेट भी होता है। लेकिन इसमें वैरायटी है, जो ये टाइप्स करके दिखाया गया है, तो इसमें 3 टाइप बताए गए हैं, हंगर कॉन्ट्रैक्शन, और यह है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन,
एंड पेरिस्टाल्सिस। ये 3 तरह की मूवमेंट बताई गई हैं। हंगर कॉन्ट्रैक्शन, हंगर कॉन्ट्रैक्शन यानी भूख के दौरान खिंचाव की स्थिति बनना। क्या होता है इसमें कि मूवमेंट्स ऑफ एम्प्टी स्टमक, जब स्टमक खाली होता है तो रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ हंगर, उस समय भूख की अनुभूति होती है, भूख का सेंसेशन बनता है। और इट इज आल्सो 3 टाइप्स। जब स्टमक खाली होता है तो मूवमेंट्स ऑफ एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ हंगर, वो भूख से संबंधित ये मूवमेंट्स होते हैं। इसमें भी वैरायटी है, ये भी 3 तरह का बताया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इनका कोई नाम नहीं है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 में हम क्या देखते हैं, इट इज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन टू अपीयर इन द एम्प्टी स्टमक। जब पेट खाली होता है तो इसमें पहला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी को हम नाम देते हैं टाइप 1 कॉन्ट्रैक्शन। इसमें होता क्या है, टू व्हेन द टोन ऑफ द गैस्ट्रिक मसल्स इज लो। जो गैस्ट्रिक मसल्स हैं यानी स्टमक के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, उनका जो टोन है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। और ईच कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर अबाउट 20 सेकेंड। ये कंडीशंस लगभग 20 सेकेंड की मानी जाती है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे टाइप 2। तो ठीक है, टाइप 1 में आपने समझ लिया टाइप 1 क्या है। यह फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है टू अपीयर इन द एम्प्टी, जब स्टमक खाली होता है तो जो पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। ये होता क्यों है, द टोन ऑफ द गैस्ट्रिक मसल्स इज लो, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक मसल्स हैं यानी जो स्मूथ मसल स्टमक के बनाने में कोऑपरेट करते हैं, जिनके द्वारा ये गैस्ट्रिक या गैस्टर या स्टमक का निर्माण होता है, उसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। तो उनका जो टोन अप है, एक्टिविटीज है, वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है, जो लगभग 20 मिनट तक ये कंडीशन होती है। अब हम टाइप 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इट अपीयर्स व्हेन द टोन ऑफ स्टमक इज स्ट्रॉन्गर टोन, increases in stomach if food intake is postponed. It lasts for 20 seconds as like type 1. इसमें आपको कहा गया, बताया गया कि it appears when, ये कब पैदा होती है, टाइप 2 की कंडीशन कब बनती है, जब स्टमक का जो मसल टोन है वो काफी स्ट्रांग होता है। कब, इंक्रीजेज इन स्टमक, ये कब बढ़ता है, when फूड इनटेक इज पोस्टपोन, अगर भोजन की क्रिया को रोक दिया जाए, भोजन न लिया जाए, तो फिर उस समय ये जो स्मूथ मसल्स की एक्टिविटीज है टाइप 2 में वो स्ट्रांग हो जाती हैं, इनका टोनअप जो है बढ़ जाता है, जो पहले की ही भांति लगभग 20 सेकेंड तक का ड्यूरेशन लेती है। टाइप 3 में हम बताना चाहेंगे कि इट इज एज लाइक इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इट इज एज लाइक इनकम्प्लीट टिटेनस। इनकम्प्लीट टिटेनस क्या है, जैसा कि आप जानते हैं टिटेनस एक बीमारी है जिसमें मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न हो जाती है, रिजिडिटी हो जाती है। तो उसी तरह की कंडीशन ये टाइप 1 कॉन्ट्रैक्शन में पैदा होती है। यह ठीक वैसे ही होती है जैसे टिटेनस में होता है, यानी मस्कुलर स्पाज्म बनते हैं, मस्कुलर में मसल्स में इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती हैं। इट अपीयर्स व्हेन द हंगर बिकम्स सीवियर। ये कंडीशन कब बनती है टाइप 3 वाली, तो तब बनती है जब हंगर बिकम्स सीवियर, यानी भूख का लेवल जो है काफी सीरियस हो। उस कंडीशन में
ये टाइप 3 का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो देखने को मिलता है। द टोन इंक्रीजेस टू ग्रेट एक्सटेंट इट लास्ट फॉर, लेकिन ये कंडीशन काफी लंबी होती है जिसका ड्यूरेशन लगभग 1 से 5 मिनट तक हो सकता है। ठीक है, तो टाइप 3 क्या है? तो टाइप 3 यह एक जैसे एज लाइक इनकम्प्लीट टिटेनस के तरह से इसमें मस्कुलर स्पंज बनते हैं, मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है। और ये कब पैदा होती है, ये कंडीशन, ये लक्षण कब दिखने को मिलते हैं, या इस तरह का कंट्रैक्शन कब होता है स्टमक के अंदर? जब हंगर बिकम्स सीवियर, जब भूख की कंडीशन काफी सीवियर हो जाए तब। इसीलिए अब इसमें जो है ये जो मसल्स के टोन हैं वो काफी लंबे समय तक एक्सटेंड कर जाते हैं, जो लगभग 1 से 5 मिनट तक टिकते हैं, रहते हैं, देखने को मिलते हैं और एक्सटेंड करते हैं। तो इस तरह से हमने ये अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर जो सेकंड पॉइंट ईसोफेगियल एचलेसिया या एचलेसिया कार्डिया क्या है इसके बारे में चर्चा कर दिए, फिर इसका फीचर्स बता दिए, फिर गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीजेज के बारे में हमने आपसे चर्चा कर लिया, फिर इसका फीचर्स भी बता दिया गया, और फिर इसके बाद ईसोफेगस के बाद हम स्टमक के मूवमेंट के बारे में भी चर्चा कर लिए। और लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ डिस्कशन के लिए बाकी है जो हम अगले एपिसोड में आपके साथ लेकर के आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे।